चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। सो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ये तो होते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बेल्जियम का, जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये यूरोप की स्मॉल कंट्री है और ये जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। जर्मनी के साथ साथ ये नीदरलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग की भी बाउंड्री शेयर करती है और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। नाउ एक टर्म आती है एथनिक, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसका मतलब होता है कि जब हम लोगों को उनके कल्चर या रिलीजन के बेसिस पे बांट देते हैं, हमारी सोसाइटी के जो डिवीज़न हो जाते हैं किसके बेसिस पे? कल्चर और रिलीजन के बेसिस पे, तो उसे कहते हैं एथनिक। और अब हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, तो अब हम देखेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सो वहाँ पे 59% फ्लेमिश रहते थे, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज। और 40% जो लोग रहते थे वो वेलोनिया के थे, जो कि फ्रेंच बोलते थे। और 1% जो थे वो जर्मन बोलते थे। तो ये क्या है? एथनिक कंपोजिशन है किसकी? बेल्जियम की। अब बात आती है कैपिटल की। सो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। लेकिन एक छोटी सी शॉकिंग बात है कि जो पूरा बेल्जियम था एक्सेप्ट ऑफ द कैपिटल ब्रुसेल्स, उसकी एथनिक कंपोजिशन और कैपिटल की एथनिक कंपोजिशन में बहुत फ़र्क था। अगर पूरे बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन अगर सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे। तो ये जो टॉपिक है इस पे कन्फ्लिक्ट्स हुए और वहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई, सिविल वॉर शुरू हो गई। किस चीज़ को लेकर? कि डच या फ्रेंच को, दोनों में से कौन डोमिनिंग गवर्नमेंट बनाएगा। अगर आप बात करें जर्मन की, तो जर्मन का भी यहाँ पे हम कुछ भी पार्ट नहीं लेंगे, बिकॉज़ इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये नेग्लिजिबल है। बट ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल ही हम हटा देंगे देश से। जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा आगे, उसके अंदर इसका भी पार्ट आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे डेट इम्पोर्टेंट है कि कब से कब तक जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो अप्रोक्सीमेटली शुरू हुए, या फिर जो सिविल वॉर्स थी वो शुरू हो गई। नाउ अब सिविल वॉर्स होती रहेंगी, ऐसे तो देश में ना तो प्रोग्रेस होगी और ना देश आगे बढ़ पाएगा, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार चेंजेस किए गए, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई। कौन से टाइम पीरियड में? 1970 टू 1993 के पीरियड में। तो अब हम देखते हैं कि वो अकोमोडेशंस थी क्या। सभी रिकमेंडेशंस के बाद, चेंजेस के बाद, जो बेल्जियम का मॉडल बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये 3-4 एलिमेंट्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का, वो क्या प्रिस्क्राइब करता है कि डच हो या फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज स्पीक करते हो वहाँ के मिनिस्टर्स, उन्हें इक्वली पार्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इक्वली ट्रीट होंगे। नेक्स्ट क्या था? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पर अपना जोर नहीं चला सकती है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड वन इज़ ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या कर दिया कि जो कैपिटल है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स, उसके पास एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो अलग चलेगी और ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अलग चलेगी। तो इसमें क्या है ज़रूरी, और अगर हम देखें तो वहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा थे? जो फ्रेंच बोलते थे। लेकिन यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, यहाँ भी दोनों की दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हक दिया गया। फोर्थ वन इज़ इट ऑल्सो हैज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब जो 1% थी जर्मन, वो उनके लिए क्या किया गया? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई। अब वो देश में रहते हैं तो उन्हें नेगलेक्ट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके पास वहाँ की कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होते थे। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो सिर्फ जर्मन की नहीं थी, वो सभी कम्युनिटीज़ जो भी वहाँ रह रही थी उन सब की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, जिसके अंदर पूरे देश के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज सॉल्व होने लगे। तो ये थे 4 चेंजेस जो कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए रिकमेंडेशंस के बाद।
अभी हमने बात की थी बेल्जियम की, अब सेकंड एग्जांपल है श्रीलंका का। तो श्रीलंका के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये आइलैंड कंट्री है, ये तमिलनाडु जो इंडिया में है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है 2 करोड़, हरियाणा की जितनी ही है, और बेल्जियम की कितनी थी हाफ टू हरियाणा, दैट वाज 1 करोड़। सो अब इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है? सो वहाँ पे 74% ऐसे लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और वो किस रिलीजन में बिलीव करते हैं, बुद्धिस्ट। और फिर वहाँ पे 18% जो लोग हैं वो तमिल हैं, और जो तमिल हैं उनमें भी 2 पार्ट्स हैं, कुछ तो इंडियन तमिल है और कुछ श्रीलंकन नेटिव तमिल है। तो इंडियन तमिल है 5% और नेटिव तमिल है 13%। और अगर हम बात की जाए कि ये किस रिलीजन के हैं, तो ये हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों ही रिलीजन्स के हैं, और बाकी के बच्चे 7% है क्रिश्चियंस। सो अब हम आगे देखते हैं श्रीलंका के बारे में। ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। सो ये क्या है? ये है मेजोरिटेरियनिज्म, जो कि श्रीलंका में हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब यहाँ पे जैसे सिन्हाला थी, तो वो जो माइनॉरिटी है उस पर कोई भी रूल लागू कर सकती है, और उसकी मतलब माइनॉरिटी की किसी भी विश या नीड को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। सो 1956 में क्या हुआ? एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सो 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज मानने के लिए एक एक्ट पास हुआ, जिससे कि तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया। फिर 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जो कि क्या डिमांड कर रही थी कि तमिल की एक अलग स्टेट बना देनी चाहिए। अगर वो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रही हैं, तो तमिल एक इंडिपेंडेंट अलग स्टेट बना दी जाए, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट और सब कुछ अलग हो जाएगा। फिर इसी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो गए तमिल और सिन्हाला स्पीकर्स में, जो कि एक सिविल वॉर में बदल गया। As a result, thousands of people killed and many families was forced to leave the country. इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब देश में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सिविल वॉर्स चल रही हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा नहीं। बहुत सारे इनोसेंट पीपल, मतलब जिनका कोई भी इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, और कुछ नहीं, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल मारे भी गए। अब बात आती है, ये सिविल वार हमने बेल्जियम में भी पढ़ ली, श्रीलंका में भी पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सिविल वॉर इज़ अ वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट। ध्यान देना, इट्स अ वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। मतलब ये एक कंट्री में कुछ अपोजिट ग्रुप्स के बीच में एक ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है जो कि वायलेंट होता है, और ये एक वॉर की तरह लगता है कुछ सिविल इश्यूज़ के ऊपर। तो सिविल इश्यूज़ के ऊपर वायलेंट कन्फ्लिक्ट को हम सिविल वॉर कहते हैं। The democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुपरमेसी। सो वहाँ पे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया? उसने मेजोरिटेरियन मेजर, जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं, इन मेजर्स का सहारा लिया, और उन्होंने सिन्हाला सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहा। नेक्स्ट इज सिविल वॉर कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। सो सीधी सी बात है, अगर वार होगी, चाहे वो सिविल वार ही क्यों ना हो, ये उसकी सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पे अफेक्ट करती है। तो जो श्रीलंका की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गई थी सिविल वॉर के चलते। नाउ क्वेश्चन कम्स, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब हमने एग्जाम्पल देखे, अब तो हमें और भी अच्छे से पता चल गया है कि क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। बेल्जियम ने यूज़ किया पावर शेयरिंग, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट्स रुके, लेकिन श्रीलंका ने वहाँ पावर शेयरिंग को यूज़ नहीं किया, तो वहाँ उसे बहुत ही उसका बुरा परिणाम देखने को मिला। अब हम इसको देखते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो हमें किस टाइप से क्वेश्चन लिखना है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स है सोशल ग्रुप्स के बीच में, ये उन्हें कम कर देती है। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, मतलब वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। जो पावर शेयरिंग है, उसमें जो लोग हैं उन्हें एक राइट है ताकि वो ये जान सकें और ताकि वो अपना ओपिनियन रख सकें कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कैसे रूल किया जाना चाहिए। जो पावर शेयरिंग है उसके 2 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न, और सेकंड सेट ऑफ रीज़न इज़ मोरल रीज़न।